दोस्तों, जब एक आदमी डॉक्टर बनता है तो वो अपने समाज की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेता है। हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर हैं जो विगत कई वर्षों तक लोगों की सेवा करने के बाद अब समाज सेवा में समाज की उन्नति के लिए आगे आए हैं और घर घर जाकर के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि समाज को बेहतर करने की जिम्मेदारी उन्हें दे। दोस्तों, एक एसी कमरे में बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर जब घर घर जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं, समाज को बेहतरी के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित ही ये पूरा जो क्रम है ये आपको गौतम बुद्ध की याद दिलाता होगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इस लाइव सेशन में उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चीजें हुई इनके साथ जो इनको प्रेरणा मिली जिस बात से कि ये आकर के लोगों के बीच आए और समाज को बेहतरी के लिए कारगर उपाय करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। आपको भी स्वागत है, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले लोग आपको जानते हैं, एक डॉक्टर के रूप में जानते रहे हैं, आपने चिकित्सा के रूप में लोगों की सेवा की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके बारे में जो लोग नहीं जानते हो, जिसके बारे में आप बताना चाहें, तो एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार, नवजीवन हॉस्पिटल जी। अभी मैं सीतामढ़ी से मेयर का उम्मीदवार हूँ जी। और जी सर, चूंकि आप डॉक्टर रहे हैं और बहुत सारी सुविधाओं में अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, इस संघर्ष के लिए चुनाव में आकर के लोगों के बीच आकर के लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के लिए लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए उपाय करने का, ये जो संघर्ष करने का जो आपने सोचा है, इसके लिए आपको कैसे आपने सोचा, कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, किसी न किसी को आगे आना होता है कभी भी परिवर्तन लाने के लिए। जब मैं सीतामढ़ी आया पहली बार 2013 में जी। तो चिकित्सा व्यवस्था जो थी बहुत पुराने पद्धति पर चल रही थी जी। मैंने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी शहर को दी, जिले को दी जी। फिर उसके बाद जब एक कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था शहर में, सिंगल नर्सिंग होम क्लिनिक चलते थे, तो मैंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को निर्माण किया और लोगों को एक छत के नीचे सारी सुविधा प्रदान की। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि समाज के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे चिकित्सा के रूप में या समाज में जो अभी प्रॉब्लम चल रही हैं उसके रूप में, कि मुझे इसके लिए सड़क पे आना पड़ा और मुझे मेयर के कैंडिडेट के रूप में मैं आया हूं कि लोगों को चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक जो प्रॉब्लम है, जो लोकल मूलभूत सुविधाएं हैं पब्लिक की, वो मिले, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं मेयर का उम्मीदवार बना हूं जी। सर, अगर बात आई है, समाज की बात चल रही है और चूंकि समाज के लिए ही आप मैदान में आए हैं, तो सर मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि कोविड का एक दौर हम लोगों ने अभी हाल ही में झेला था, उसमें आपका हॉस्पिटल कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी सुविधाओं से अवगत कराया, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी, उनकी जिंदगी बचाने का काम किया। तो इसके लिए आप किस तरह से वो दौर रहा, किस तरीके से आपने लोगों की मदद की, उस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, वो बहुत ही काला दिन था इंसान के लिए, चूंकि पूरे दुनिया में था, वो बहुत भयावह स्थिति थी, सारे लोग परेशान थे, मर रहे थे। हम लोगों ने उस समय बड़ी मुश्किल से, सारे चिकित्सक से लेकर चिकित्सा के बाकी सिस्टम के लोग भी डरे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने सबको हिम्मत देकर इकट्ठा करके कोरोना के टाइम हमने अपने अस्पताल को पूरी तरह से सुचारू किया। और हालांकि मैं भी खुद 2 बार पॉजिटिव हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन हमने इसमें सैकड़ों लोगों का जान बचाया है अस्पताल में। साथ में ऑनलाइन फोन के द्वारा हजारों लोगों का हमने सलाह दिया कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए। आखिर हम लोगों ने सब पूरे देशवासी और बाकी लोगों ने मिल करके दुनिया में कोरोना पे हम लोगों ने काबू पा रखा है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक सीख देती है कि विपत्ति में कैसे चिकित्सक को या उससे जुड़े हुए लोग, समाज से भी लोगों को कैसे काम करना है, जुट करके, हिम्मत करके, और आज हम लोग उससे बाहर निकल के आए हैं। उसके लिए तैयार भी रहना बहुत ज़रूरी है। सर, ये तमाम तरह की चीज़ें होती रही हैं, बातचीत होती रही हैं, लेकिन कोविड के अलावा मतलब अगर कोई पूछे कि डॉक्टर प्रवीण का क्या योगदान रहा है समाज के लिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, विशेषकर मैं चिकित्सा के रूप में एज ए चिकित्सक किया, जैसे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ देना। पहली बार मैं प्राइवेट कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियों का, हमारे यहाँ बहुत सारा हमने हॉस्पिटल में टाई अप किया, जिससे मिडिल क्लास के लोगों का पैसा नहीं लगना पड़ता था, पटना नहीं जाना हुआ, बाहर नहीं जाना हुआ, उनका काम कैशलेस यहाँ हो जाता है। और उससे भी जरूरी गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत हमने हजारों लोगों का ऑपरेशन और इलाज किया है, जिससे गरीबों का घर बिकने से बचा है और कर्ज लेने से बचा है। इसके अलावा और भी हमने करीब हजारों लोगों को
हेल्थ कैंप लगाकर मुफ्त इलाज किया और दवा दिया है, जिससे भी नगर वासियों में बहुत सारा हमें प्यार मिला। और गरीब बस्तियों में जहाँ जहाँ लोग गरीबी की बदहाल जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने सबको जागरूक किया कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाएं, इलाज कराएं, और जो भी हमसे मदद होता है हर संभव एज ए चिकित्सक मैंने उसको कोशिश किया है करने का। अब इसके बाद ये पूर्ण नहीं हो रहा था मुझे कि इससे समाज का पूरे कल्याण नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं इस सामाजिक रूप से और भी सेवा करने के लिए मैं मेयर का उम्मीदवारी कर रहा हूँ। सर, सीतामढ़ी में जब आप जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे जगहों पे आप बहुत सारे मुद्दे देखते होंगे। हमारे ख्याल से लोग जो है हमें बताते हैं कि यहाँ जल जमाव और सड़क की समस्या सबसे ज्यादा रही है, सबसे ऊपर है। आप क्या मानते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सीतामढ़ी चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा नहीं, ये मूलभूत सुविधा है लोगों का, जो आदमी को कम से कम, एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, किसी को भी सड़क मिलना चाहिए चलने के लिए, नाला होना चाहिए, रोड होना चाहिए पक्की। मैंने देखा है इस बीच में करीब मैं 46 वार्ड के हर एक मोहल्ले, हर एक गली में लगभग गया हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार मैंने गया है। इतनी खराब कंडीशन है सीतामढ़ी की, बदहाली है, जो नरकीय स्थिति बनी हुई है शहर की। खासकर शहर में बाजार की, जो बाजार है, इतनी गंदगी है, जो पहले भी नगर परिषद रह चुका है, नगर निगम तो अभी बना है। इससे ज्यादा अच्छी स्थिति में अभी शहर का गांव है, नगर निगम जो आया मैं देखा हूं। तो इसको दूर करना ये सबसे प्राथमिकता का चीज है कि कम से कम पक्की सड़क हो। लोग घर बना लेते हैं, मोहल्ला नहीं बना सकते हैं। मोहल्ला तो हमें समाज को, सरकार को बनाकर बनाना होगा कि सही रोड हो, मास्टर प्लान के तहत वो नाला बने, कि उसका ड्रेनेज सिस्टम हो, चौड़ाई हो रोड में, ट्रैफिक जाम की समस्या से वो लोगों को छुटकारा मिले इत्यादि। तो ट्रैफिक जाम पे ही सर बात कर लेते हैं। क्या लगता है, ट्रैफिक जाम की ये जो दिक्कत रही है, हमेशा से समस्या रही है, इसको कैसे निजात किया जा सकता है? देखिए, ट्रैफिक जाम के लिए पहले तो लोगों को खुद अवेयरनेस लाना होगा। फर्स्ट काम है कि पब्लिक को अवेयरनेस लाना होगा कि ट्रैफिक के नियम का पालन करे। दूसरा, और हमें बताना होगा कि उसको, दूसरा कि रोड का चौड़ीकरण होना। उसके अलावा बाईपास रोड, जहां जहां जाम है वन वे करना, डाइवर्सन बनाना, बीच में बाईपास रोड, रिंग रोड का निर्माण करना। साथ में पार्किंग, चूंकि जगह पार्किंग की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कहीं भी गाड़ी लगा रहता है, लोगों का मजबूरी होता है, मार्केट जा रहे हैं तो लगा के जाना, रोड पे जाम हो जाता है। तो पार्किंग होना चाहिए कहीं कहीं, जहां विशेष कोई जगह है खाली, उस जगह 100, 200, 500 मीटर के अंदर में कोई पार्किंग की सुविधा हो, तो वहां गाड़ी पार्क कर सके, मोटरसाइकिल पार्क कर सके, और आदमी अपना मार्केटिंग कर सके या कोई काम कर सके। इससे मुझे लगता है कि मैक्सिमम 90% से ज्यादा ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निदान हो जाएगा। सर, आप विगत कई सालों से सीतामढ़ी शहर में रह रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, और आप अब मेयर पद के प्रत्याशी भी हैं। तो आपको क्या लगता है, सीतामढ़ी में किन किन चीजों पे विकास होगा अगर डॉक्टर प्रवीण आते हैं मेयर पद के रूप में? तो किन किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। सबसे मुद्दा मेन है कि शिक्षा और चिकित्सा। चूंकि जो भी सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट का, मैंने सारे स्कूल में लगभग मैक्सिमम जगह पे हेल्थ कैंप सरकारी जगहों में ही संडे के दिन लगाया करता था। तो कहीं भी मुझे फाइन नहीं मिल रहा, बाथरूम नहीं है, गंदगी है, दरवाजा नहीं है सही से, सबका टाइमिंग नहीं, वो सब सिस्टम ठीक होना चाहिए, ताकि जो गरीब के बच्चे हैं उसको प्राइवेट में पेट काट कर गार्जियन को नहीं भेजना हो, सरकारी में पढ़ा सके, गंदगी बीमारी से बच सके। दूसरा, चिकित्सा में, चूंकि इलाज गरीबों का मूलभूत इलाज बाहर में जाएंगे तो फ्री होता है लोगों का, ये उसके जरूरी चीजें हैं। एक बार बीमार हो जाता है तो लोगों का घर बिक जाता है, कर्ज में डूब जाते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा मुहैया हो जो प्राइवेट में मिलता है, कि लोग सरकारी में भी इलाज कर सके। और नहीं तो जो आयुष्मान भारत योजना दिया है सरकार ने, उसका क्रियान्वयन 100% रोड आना, अभी 20 से 30% हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हजारों गरीब लोगों का कार्ड नहीं बना हुआ है। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और किसी के पास में राशन कार्ड तक नहीं है। तो अगर राशन कार्ड होगा तभी आयुष्मान कार्ड बनेगा, तब उसका इलाज फ्री हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं जो शहर में, जैसे आपने ट्रैफिक जाम का कहा, रोड नाली का कहा। दूसरी बात है कि ये शहर में टूरिज्म नहीं है बिल्कुल भी। जो सीता माँ की धरती है, इसको कहाँ होना चाहिए और कहाँ चल रहा है, लोगों में अवेयरनेस लाना कि अपना अधिकार को समझे। जब लोग अपने अधिकार को समझ लेंगे और सही चुनाव करेंगे, अपने आप जो है सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। जी सर, जो बातें आपने कही हैं इसमें कुछ चीजें निकल के आई हैं। जैसे सबसे पहली बात, अगर स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, तो वहां स्वास्थ्य के लिए अगर पार्क वगैरह की बात नहीं हो, क्योंकि यहाँ जितने भी शहर में एक तो पार्क की कमी है, जितने भी पार्क हैं उसी में जाने के लिए लोग जो है मजबूर हैं कि लोग वहीं जाते हैं। तो इस पे ध्यान देना कितना जरूरी है? देखिए, पहली बात कि शहर में पार्क बहुत कम है और उसमें भी स्थिति उसकी बहुत बदहाल है। मैंने देखा है पार्क में जाकर के,
पार्क में कम से कम स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, सिक्योरिटी की व्यवस्था होना चाहिए, सार्वजनिक साइड में शौचालय होना चाहिए, प्रॉपर गार्डनिंग होना चाहिए कि लोग सभी लोग आराम से बिना भय के पार्क में जा सके। और जितना पार्क है वो भी सफिशिएंट नहीं है। अगर जो भी कोई सरकारी और नगर निगम का जमीन है इस तरह का, उसको डेवलप करके पार्क बनना चाहिए ताकि लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, बड़े शहर में जाएंगे तो कहीं भी अगर कोई कॉलोनी बसता है तो बीच में पार्क बनाया जाता है, ताकि ये भी बहुत जरूरी चीज है। हम लोग जो खाना खाते हैं, काम करते हैं, उसी तरह से आपको मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, टहलना, लोगों से मिलना, वृद्ध लोगों को बैठना पार्क में, एक समय भी उसका अच्छा निर्धारण होता है और खुश रहते हैं लोग। तो अच्छे पार्कों का निर्माण करना और जो पार्क बने हुए हैं उसका जीर्णोद्धार करना सही से, ये भी हमारी एक प्राथमिकता में से एक है। सर, आपने पार्क में जो है ट्रैफिक लाइट की जो लाइट होता है, जो स्ट्रीट लाइट होता है, उसके बारे में आप लोगों ने आपने बताया। और इस तरीके स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी शहर जो है, अगर रात्रि के समय आप जाएं तो सड़कों पे अंधेरा होता है, तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था वहां भी होनी चाहिए। आप इसको कितना जरूरी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि स्ट्रीट लाइट हर जगह होना चाहिए, क्योंकि लाइट अगर रात में नहीं होगा तो महिलाएं सुरक्षित होती है, इवन पुरुष भी। मैं देखा हूं, मैं तो हॉस्पिटल चलाता हूं, 8 बजे के बाद कितने को रास्ते में चैन छीन लिया, चाकू मार दिया, बहुत सारी घटनाएं होती है, डरते हैं लोग जाने से। अगर हर जगह लाइट हो, रोशनी हो और सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए कम से कम, तो लोग डरेंगे उसमें जो भी असामाजिक तत्व हैं कि भाई अगर कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो हमारा पिक्चर आ जाएगा, रोशनी है, बाकी लोग देख लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो इसके वजह से आदमी जो है क्रिमिनल का गतिविधि रुकेगा और लोग हिम्मत करके बाहर निकलेंगे शाम को, रात में अपने काम के लिए, और ऐसे भी बाहर निकल सकेंगे, महिलाओं के साथ बच्चे भी। तो ये भी एक मूलभूत सुविधा में एक मेरा मैनिफेस्टो में। सर, जैसे कि सीसीटीवी की बात हो रही है, हमारे शहर में बहुत सारे जगहों पे सीसीटीवी लगा है, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं चलता है, तो लोगों के आपराधिक जो मामले हैं इसकी वजह से ज्यादा होता है। लोगों को पता है कि ये सीसीटीवी चल नहीं रहा है, तो उसको सिर्फ लगवाना होगा या उसके लिए सुचारू रूप से चलने की व्यवस्था करनी होगी? देखिए, कोई भी काम में जब तक अगर सिस्टम नहीं बनाया जाए तो कोई काम भी आप कर, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आप लाइट लगा दिए, मकान बना दिए, उसको मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा। तो जब आपका प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो जाता है कि अगर हमारा स्ट्रीट लाइट लगा है, सही तरीके का, सही कंपनी का, सही चीज लगा हुआ है, चाहे हमारा जो आपको कोई भी व्यवस्था और भी है जिसके अलावा जो लगा हुआ है, लाइट की सुविधा है जो दिया हुआ है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। हर जगह पे डेली चेकिंग होना चाहिए उसका, सब जो भी आपको है कि अगर कहीं खराब हो रहा है उसको तुरंत बनाया जाए। कंप्लेन बुक होना चाहिए हर जगह ऑनलाइन कि यहाँ का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, ताकि उसको तुरंत बनाया जाए। जब तक ये सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो कोई चीज करके भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं उसको। सर, आपने महिलाओं की असहजता की बात की, जो रोशनी को लेकर के आपने बताया। एक असहजता के नाम पे मैं एक चीज और भी देखता हूं कि शहर में जितनी भी जगहें हैं वहां पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है। मेल के लिए है भी तो उसकी सुविधा अच्छी नहीं है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो हम पुरुष अगर इसमें असहज महसूस करते हैं तो महिलाओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कितनी जरूरत है इसकी? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में एक ये भी है कि महिलाओं के लिए बाजार में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम या जिले के जितने भी महिलाएं आती है शहर में मार्केटिंग करने या किसी भी काम से, तो शौचालय कहीं पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने देखा है इस तरह का व्यवस्था, जो बहुत ही एक दयनीय नरकीय स्थिति है। तो हमने एक प्राथमिकता में रखा है अपने मैनिफेस्टो में कि बाजार में सार्वजनिक मुफ्त शौचालय होना चाहिए जो महिलाओं के लिए। ये हमारा मैनिफेस्टो में है इस चीज। सर, कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में बातचीत करनी जरूरी है। सर, यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जो है आप देखते होंगे कि कचड़े का अंबार लगा हुआ होता है, बहुत सारे जगहों पे डब्बा रखा गया है, लोग भी सहयोग नहीं करते हैं कि उस डब्बे में डालें, लोग दूर से कचरा फेंक करके चले जाते हैं। तो इसमें किसको दोषी मानते हैं? इसमें जनता को भी काम करना चाहिए या कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी उदासीनता से, उनकी कमी से ये हो रहा है? देखिए, इसमें दोनों की बात मैं कहूंगा। जनता को भी अवेयर होना चाहिए। आप सोचते हैं कि मेरे से क्या होता है? हर लोग अगर अवेयरनेस जानेंगे और अपनी भूमिका को समझेंगे तभी समाज बदल सकता है। और जहां तक कर्मचारी की बात है, सही बात है, अगर कचरा पेटी डाला हुआ है तो समय समय पर उसका सफाई हो, उसको खाली किया जाए, और जहां पर डाले हैं, जिस मोहल्ले में डाले वहां अवेयरनेस दिया जाए, समझाया जाए लोगों को कि भाई अब कचरा आप इसी में डालें। आजकल परसों 2, 4, 5 दिनों में, महीनों में लोग जरूर समझेंगे और कचरा पेटी में डालेंगे और सफाई होगी। लेकिन ये अवेयरनेस चाहिए लोगों में करना। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो है आप अपने अधिकारों पे नहीं काम करें, अधिकारों के बारे में नहीं सोचे, अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचे। जी, इसके अलावा
सर मेरे कुछ और भी सवाल रहेगा। जैसे हम एक सवाल हमेशा पूछते हैं लोगों से कि ये धरती जो है ये माता जानकी की धरती है, यहीं से माता जानकी ने जन्म लिया था, लेकिन माता जानकी की धरती होने के बावजूद कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से पहचान, राष्ट्रीय स्तर तक भी मैं कहूंगा पहचान नहीं मिली। क्योंकि बहुत सारे लोग पर्यटक मिलते हैं हमें जो जनकपुर जा रहे होते हैं, सीतामढ़ी होकर के जाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी में जन्म हुआ है उनका इस बारे में जानकारी भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो इसके लिए ये आप क्या आप समझते हैं, इसका क्या कारण है? लोगों तो कभी अभी तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाई, सीता माता की ये धरती उपेक्षित क्यों रही है अभी तक? देखिए बिल्कुल सही कहा, मैं भी बाहर रहा हूँ, दिल्ली वगैरह में था तो सीतामढ़ी का नाम कोई नहीं जानता था, मुझे ऐसा लगता था। जबकि सीतामढ़ी अयोध्या, मथुरा, काशी और कोई भी आपको अजमेर हो, किसी से कम नहीं है, उससे ज्यादा पवित्र जगह है ये, इसलिए कि माँ सीता का जन्म हुआ है यहाँ पे। और चाहे कोई राजनीतिक कारण हो या जो लोगों का अपना जागरूकता नहीं आया हो, जिसके वजह से लोग इस पर आवाज नहीं उठाए, और राजनीतिक वजह से, राजनीतिक उदासीनता की वजह से ये डेवलप नहीं हो पाया। नहीं तो सीतामढ़ी को विश्व के मानचित्र पर होना चाहिए, और दुनिया में हर जगह, जैसे अयोध्या का नाम जानते हैं लोग, सीतामढ़ी में एक भव्य मंदिर होना चाहिए यहाँ पे सीता जी का, और टूरिज्म का हर अरेंजमेंट होना चाहिए। हालांकि आपको जानकारी होगा या नहीं, सीतामढ़ी को भारत सरकार ने बिहार में 8 जिलों को आकांक्षी जिला बनाया, उसमें सीतामढ़ी को भी आकांक्षी जिला बनाया है। इस पर काम चल रही है और हम लोग भी इस पर आवाज उठा रहे हैं, काम करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि भविष्य में अगर मैं मेयर बनता हूं इसको, तो भविष्य में इसको बिल्कुल आगे तेजी से उठाऊंगा इस आवाज को, और सीतामढ़ी की धरती को विश्व के मानचित्र पर लाना है, और ताकि कहीं भी आप दुनिया में जाए सीतामढ़ी का नाम बोले तो लोग जान जाए कि माँ सीता का जन्मस्थली है। जी सर, आप अभी जो है चूंकि सारे प्रत्याशी जो है मैदान में उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप भी ये काम लगातार कर रहे हैं, बीच में भी कर रहे थे, तो ये जो काम आप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में? देखिए बहुत अच्छा समर्थन है। मैं हर एरिया में, गांव में, शहर में, बाजार में, मैं एरिया में, आज भी सुबह मैं कैलाशपुरी में भी गया था, सारे लोग, मैं दुकान में जाता हूं, सब लोग उठ करके हमको अभिवादन करते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और जिस तरह से लग रहा है कि आप विजय हैं, आप आराम से काम कीजिए, आपसे अच्छा उम्मीदवार को नहीं, ये पब्लिक का वर्जन है। हजारों लोगों से मैं मिलता हूं डेली जाकर के, तो उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारी जीत निश्चित होगी। और लोग बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप उम्मीदवारी में, वो लोग भी क्वेरी कर रहे हैं कि बाकी उम्मीदवार और आप में क्या अंतर है और आपका विजन क्या है। तो इसके लिए मैं सब जनताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस तरह का प्यार और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं आपके जो उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। सर, चूंकि हम लोग भी लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत होती है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो एक सर आपके बारे में एक अफवाह है जो मार्केट में बहुत चल रहा है, ये कि डॉक्टर प्रवीण कुमार जो है वो पैसे के बलबूते पे चुनाव में आए हैं, पैसे के बलबूते से वो जो है चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको अफवाह मानते हैं? किस तरीके से इस पर प्रकाश डालें आप? देखिए ये बिल्कुल बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए, आपके जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरे से ज्यादा किसको जिला में जानता है नाम से? आप बताइए, चाहे गांव हो शहर हो, अगर, और मैं डायरेक्ट कनेक्ट में रहता हूं पेशेंट के थ्रू या किसी के थ्रू, अटेंडेंट आते हैं पूरे नगर निगम का जिला से, तो मुझे किसी के पहचान की जरूरत नहीं थी और पैसे की जरूरत नहीं थी। मैं खुद जाता हूं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर प्रवीण या तो कोई इलाज कराया है, कभी मिला है, या किसी भी रूप में आते हैं लोग मिलने के लिए, अब मेरे व्यवहार से। तो ये, अगर मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं कि मैं पैसा सूट कर, डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल चला रहे हैं जहाँ 100-200 लोगों की जिंदगी चल रही है उसमें साथ में, तो एक सिस्टम चल रहा है, ये कहने के लिए लोग कह सकते हैं, लेकिन आप मिलाकर देखिए बाकी उम्मीदवारों से कितना डिफरेंसेज है। मैं डायरेक्ट, हाँ, मैंने अपने रूप से मैं फ्री चिकित्सा देता हूं लोगों को, दवा भी मैं बहुत हद तक दिया हूं, लेकिन मैं भी उन लोगों को भी बोला कि एक लिमिट है, मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता हूं, गवर्नमेंट का अगर पावर आता है तो मैं और बहुत कुछ करूंगा। इसके अलावा मैं, सारे लोग जाते हैं मुझसे कुछ उपेक्षा ही नहीं रखते हैं इस तरह का अपेक्षा, जानते हैं कि चिकित्सक है, इलाज कर सकते हैं, इलाज कर रहे हैं, अभी उसी रूप में हमको सेवा दे रहे हैं। कहीं भी मैं जाता हूं तो पेशेंट दवा लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। पैसा नहीं देता हूं, जिसके पास पैसा है वो लोग पैसा देते होंगे, मैं तो सिर्फ इलाज करता हूं, जाके दवा लिख देता हूं, और आगे मैं जब मेयर बनता हूं तो मैं बाकी सारे काम करूंगा। ना मुझे पैसे की चाह है और ना मुझसे कोई पैसा की अपेक्षा रखते हैं इस मामले में। इसीलिए ये बात है, इसको मिथ्या ही लोग फैला रहे हैं, विपक्षी या जो भी फैला रहे होंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप जब लोगों से मिलते हैं, जैसे अभी दर्शक भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे भी, तो किस तरीके से आप अपनी बात जनता तक रखते हैं? आप अपनी बात किस तरीके से लोगों को समझाते हैं? मैं सीतामढ़ी नगर निगम के जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सब बुद्धिजीवी है, अपने इलेक्शन में जरूर देखें कि आपका कैंडिडेट कितना शिक्षित है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने इससे पहले क्या काम किया है,
इस पर जरूर ध्यान दे। उसका विजन क्या है, वो आगे क्या कर सकता है आपको, इस पर जरूर ध्यान दे और इसको सोचकर विवेक के साथ आप मतदान जरूर करें। सुबह उठ करके पहला काम मतदान करें 28 तारीख को। और मेरा जो चारपाई छाप है क्रम संख्या 10 पे, मैं गांव वालों के लिए स्पेशली कहता हूं, चारपाई जिसको लोग खटिया बोलते हैं, तो खटिया छाप है, चारपाई उर्फ खटिया, उस पर 10 नंबर क्रमांक संख्या पर अगर आपको लगता है कि मैं सक्षम उम्मीदवार हूं, मैं कर सकता हूं, आपकी जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा कर सकता हूं, तो आप जरूर हमको वोट दे। धन्यवाद जी। तो तमाम जनता जो आप ये चीज देख रहे हैं, आपके कुछ अगर कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। सर, जाते जाते हम आखिरी तरफ आ चुके हैं, अगर आप कुछ ऐसी बात हो जो आप लोगों को बताना चाहते हो तो उसके बारे में प्रकाश डालें। आपने बताया कि आपका चारपाई छाप है, क्रम संख्या 10 पे है, और आपने अपने बारे में सारी चीजें बताई, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो रह गई हो अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताएं सर। देखिए, मैं सीतामढ़ी के ही जिला में पैदा हुआ हूँ। सीतामढ़ी में सोनबरसा ब्लॉक में दोस्तिया मेरा घर हुआ। मैंने MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया था, फिर मैंने MS पटना मेडिकल कॉलेज से किया था, फिर मैं दिल्ली एम्स से सीनियर NC किया, और मैंने लेप्रोस्कोपी और एडवांस बैरियाटिक सर्जरी में मैं पहले नॉर्थ इंडिया का मैं पहला ओबेसिटी मोटापे का सर्जन बना था। और मैंने बहुत सारी ऐसी सर्जरी बिहार में और नॉर्थ इंडिया में बिहार में मैंने दिया है, पहली बार शुरू किया हूँ, इवन सीतामढ़ी में। इसके साथ मैंने हजारों लोगों का इलाज भी किया है, सामाजिक रूप से भी सेवा किया है। ये मेरा प्राथमिक परिचय है। साथ में मैं हमेशा सामाजिक रूप में कोई न कोई जो भी कार्य होता है, मैं कोशिश करता हूं कि टाइम निकाल करके अस्पताल से उसको जरूर करूं और भाग लूं। बस यही मेरा परिचय जी। तो दोस्तों, आपके मन में जिस तरीके के भी सवाल अगर चल रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें करें, हम कोशिश करेंगे कि सर तक वो सवाल पहुंचाएं और आपको जवाब दिया जाए। बाकी किसी भी तरीके के अफवाह अगर किसी के बारे में चलते हैं तो उस पर ध्यान न दें। पेड़ जितना बड़ा होता है, हवा का झोंका वहां तक उतना ज्यादा लगता है। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे, हम अंत में आ चुके हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर भी करिए ताकि डॉक्टर प्रवीण जैसे लोग जो समाज को बेहतर करने के लिए आगे आए हैं और अपने सुविधाओं को त्याग कर, अपनी सुख सुविधाओं को से आगे आकर के आपके लिए मैदान में आए हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपना समर्थन दें जो समाज को बेहतर करने की सोच रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि समाज में बेहतरी हो तो डॉक्टर प्रवीण जैसे लोगों को चुने। इनका चुनाव चिन्ह चारपाई छाप है, क्रम संख्या 10 पे है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।